गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो लेक्चर में हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास को प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसे हम अरब आक्रमण से स्टार्ट करेंगे। अरब भारत पर पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे। अरब आक्रमण के समय सिंध की राजधानी अलौर व राजा दाहिर थे। दाहिर के पिता का नाम चच था। चच ने सिंध के राय वंश के शासक राय साहसी द्वितीय की हत्या कर गद्दी हथिया ली थी। चच ब्राह्मण था जबकि राय वंश के शासक शूद्र थे। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व वाली अरब सेना ने दाहिर को परास्त कर रावर के युद्ध में मार डाला। दाहिर की मृत्यु के बाद उसकी विधवा रानी बाई ने रावर के दुर्ग की रक्षा की। कड़े प्रतिरोध के बाद रानी ने जौहर किया। भारतीय इतिहास में पहली बार जौहर का उल्लेख हुआ है। मोहम्मद बिन कासिम को अल हज्जाज, जो कि इराक का गवर्नर था, ने सिंध पर आक्रमण हेतु भेजा। इस समय खलीफा वालिद था। सिंध पर आक्रमण का तत्कालिक कारण यह था कि समुद्री डाकुओं ने श्रीलंका जा रहे जहाज़ों को लूटा। यह घटना देवल में थट्टा के पास सिंध के समुद्री किनारे पर हुई। दाहिर ने न तो डाकुओं को नियंत्रित किया व न हर जाना दिया। सिंध की व्यापारिक महत्ता भी आक्रमण का महत्वपूर्ण कारण थी। बिलादुरी की पुस्तक किताब फुतूह अल बलदान, जो कि 9वीं शताब्दी की रचना है, में सिंध पर अरब आक्रमण की जानकारी मिलती है। सूर्या देवी एवं परमाल देवी दाहिर की 2 अविवाहित पुत्रियां थीं, जो कि जीवित पकड़ी गई। वह खलीफा वालिद के पास भेजी गई। चचनामा के अनुसार दाहिर की पुत्रियों की शिकायत पर खलीफा वालिद ने कासिम को मृत्युदंड दे दिया। अरबों ने ऊंट पालन व खजूर की खेती का प्रचलन किया। भारत में सर्वप्रथम जजिया कर की वसूली भी मोहम्मद बिन कासिम ने की। चचनामा सिंध पर अरब आक्रमण कर का सर्वाधिक प्रामाणिक स्रोत है। मूलतः यह पुस्तक मोहम्मद बिन कासिम के किसी अज्ञात सैनिक या सेवक द्वारा अरबी में लिखी गई थी। बाद में चचनामा को मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी ने नासिरुद्दीन कुबाचा के समय फारसी में अनुवादित किया। चचनामा का फारसी से अंग्रेजी अनुवाद यूएम दाऊद पोटा ने किया। कुबाचा मोहम्मद गौरी का एक तुर्की दास था। इसे मुल्तान एवं उच्च का गवर्नर नियुक्त किया गया था। कलीला व दिमना पंचतंत्र का अरबी अनुवाद है। ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित एवं खंडन खंड खाद्यक नामक संस्कृत पुस्तकों का अरबी में अनुवाद जल जाफरी ने किया। खलीफा मंसूर के समय इन पुस्तकों को विद्वान 8वीं सदी में बगदाद ले गए। अरबों ने दिरहम नामक सिक्के को सिंध में प्रचलित किया। अरबों ने भारतीय अंकों को अपनाया। सिंध के बाद कासिम ने 713 ईस्वी में मुल्तान को जीता। मुल्तान की जीत में अरबों को इतना सोना मिला कि मुल्तान का नाम सोने का शहर रख दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी बहुजातीय सेना में हिंदुओं को भी नियुक्त किया। अरबों ने सिंधु नदी के तट पर महफूजा नामक नगर भी स्थापित किया। लेनपूल के अनुसार सिंध पर अरब आक्रमण भारतीय इतिहास में एक घटना व इस्लामी इतिहास में परिणाम विहीन जीत थी। अतः सिंध विजय के राजनीतिक परिणाम अल्पकालीन रहे। सांस्कृतिक दृष्टि से यह महत्वपूर्ण घटना थी। वुल्जले हैग ने अरबों द्वारा सिंध विजय को भारतीय इतिहास की एक आकस्मिक कथा मात्र बताया है। यह महत्वपूर्ण है कि भारत में अरबों का प्रथम आगमन मालाबार तट केरल में व्यापारियों के रूप में हुआ था। अतः भारत में इस्लाम का प्रथम आगमन केरल में हुआ, न कि सिंध में। अमीर खुसरो के अनुसार अरब खगोल शास्त्री अबू मासिर ने 10 वर्ष तक बनारस में खगोल शास्त्र का अध्ययन किया। 871 ईस्वी तक सिंध में खलीफाओं की सत्ता प्राय समाप्त हो गई। तुर्क आक्रमण महमूद गजनवी। गजनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन ने 962 ईस्वी में की। अलाउद्दीन के गुलाम सुबुक्तगीन ने 977 ईस्वी में यामिनी वंश की स्थापना की एवं गजनी की राजगद्दी पर बैठा। सुबुक्तगीन प्रथम तुर्की शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया एवं हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया। जयपाल को महमूद के इतिहासकारों ने ईश्वर का शत्रु बताया है। काबुल और पंजाब में हिंदू शाही राजवंश का शासन था। इन्हीं की राजधानी उद्भानपुर थी। इसे वहंद भी कहा जाता है। अलबरूनी के अनुसार हिंदू शाही वंश के शासक कुषाण नरेश कनिष्क के वंशज थे। सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनवी 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा एवं 1030 ईस्वी तक शासन किया। महमूद ने भारत पर प्रथम आक्रमण हिंदू शाही शासक जयपाल पर 1000 ईस्वी में किया। जयपाल ने महमूद गजनवी से पराजित होने पर 1001 ईस्वी में आत्मदाह कर लिया। शाही वंश में जयपाल के बाद अनंगपाल, त्रिलोचनपाल, भीमपाल आदि उत्तराधिकारी हुए। महमूद गजनवी ने अमीनुल मिल्लत
मुसलमानों का संरक्षक और यामीन-उद-दौला साम्राज्य का दाहिने हाथ की उपाधि बगदाद के खलीफा अल-कादिर बिल्लाह से प्राप्त। महमूद इस्लामी इतिहास में प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। तारीख गुज़ीदा के अनुसार सिस्तान के राजा खलफ बिन अहमद को हराने के बाद मोहम्मद ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। सर हेनरी इलियट के अनुसार महमूद ने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किए। महमूद के आक्रमण के समय सिंध व मुल्तान पर मुस्लिम शासन था। मुल्तान पर अब्दुल फतेह दाऊद नामक करमाथी शिया संप्रदाय के अनुयायी का शासन था। महमूद ने मुल्तान पर 1004 से 1005 ईस्वी में आक्रमण किया, जो भारत पर चौथा आक्रमण था। महमूद के आक्रमण के समय कश्मीर में रानी दिद्दा व कन्नौज में प्रतिहार शासक राज्यपाल का शासन था। बंगाल में पाल शासक महिपाल था। चंदेल शासक विद्याधर था, जिस पर 1019-20 ईस्वी में महमूद ने आक्रमण किया, किंतु उसे परास्त नहीं कर सका। महमूद के कुछ अभियान जो कि प्रमुख अभियान थे, प्रथम है नगरकोट 1008-9 ईस्वी में छठा अभियान, मुल्तान का अधिग्रहण 1010-11 ईस्वी 8वां अभियान, थानेश्वर की लूट 1012-13 9वां अभियान, मथुरा व कन्नौज 1016-18 ईस्वी 12वां अभियान, सोमनाथ गुजरात का 1025 ईस्वी का 15वां अभियान। महमूद ने 1008 में छठा अभियान हिंदू शाही शासक आनंद पाल के विरुद्ध किया। ये पंजाब पर दूसरी बार आक्रमण था, जिसमें पंजाब के शासक आनंद पाल को वहंद के युद्ध में पराजित किया। इस युद्ध में प्रतिहार शासक राज्यपाल व चंदेल शासक गंड ने आनंद पाल की मदद के लिए सेनाएं भेजी। फरिश्ता के अनुसार अजमेर, दिल्ली, उज्जैन, ग्वालियर, कालिंजर तथा कन्नौज के शासकों ने आनंद पाल की मदद की थी। उत्बी ने मथुरा के वैभव के बारे में लिखा है कि महमूद ने एक ऐसा शहर देखा जिसका वैभव स्वर्ग के समान है। कृष्ण का जन्म स्थान होने के कारण मथुरा को हिंदुओं का बैथलहम कहा जाता है। सोमनाथ के आक्रमण के समय गुजरात का शासक भीम प्रथम था। उत्बी लिखता है कि सोमनाथ के शिव मंदिर पर आक्रमण से महमूद को इतनी धनराशि प्राप्त हुई कि जितनी अन्य किसी अभियान से भी नहीं मिली। सिंध के जाटों खोखरों के विरुद्ध 1027 ईस्वी में महमूद ने भारत पर अंतिम आक्रमण किया। महमूद ने लाहौर व मुल्तान सहित पंजाब को गजनी साम्राज्य में मिला लिया। उत्तर पश्चिम भारत में जारी किए गए गजनवी सिक्कों पर अरबी व कश्मीर में प्रचलित शारदा लिपि में लिखे गए द्विभाषा लेख हैं। महमूद व उसके उत्तराधिकारी मसूद ने हिंदुओं को बड़ी संख्या में रोजगार दिया। इनमें सेवंद राय और तिलक के नाम प्रमुख हैं, जो उच्च पदों पर नियुक्त किए गए थे। महमूद के भारत आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य धन लूटना था, न कि इस्लाम का प्रचार प्रसार। उत्बी महमूद का दरबारी इतिहासकार के अनुसार महमूद के आक्रमणों का उद्देश्य जिहाद या इस्लाम प्रचार था। उत्बी एकमात्र इतिहासकार था जिसने महमूद के भारत आक्रमणों का वर्णन किया है, किंतु उत्बी महमूद गजनवी के अभियानों में उनके साथ भारत नहीं आया था। महमूद गजनवी के दरबार में अल-बरूनी, बैहाकी, उत्बी, फिरदौसी, उनसारी जैसे कवि विद्वान थे। फारस का कवि उजारी, खुरासान का विद्वान तुसी, विद्वान अज़दी व फारूकी भी दरबार में मौजूद थे। अल-बरूनी को किताबुल हिंद तत्कालीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। इसमें भारतीय भूगोल, विज्ञान, गणित, इतिहास, खगोल व दर्शन का वर्णन हुआ है। अल-बरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। महमूद ख्वारिज्म अभियान में अल-बरूनी को लाया था। फिरदौसी को महमूद ने प्रत्येक छंद की रचना के लिए एक सोने की मोहर देने का वादा किया, किंतु बाद में मना कर दिया। दरबार में अपमानित किए जाने के कारण फिरदौसी ने आत्महत्या कर ली। फारसी में फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की। फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जाता है। उत्बी ने तारीख यामिनी की रचना की। इसे किताबुल यामिनी भी कहा जाता है। यह अरबी में लिखी गई पुस्तक है। उत्बी महमूद का सचिव था। सुबुकदीन के दरबारी कवि बैहाकी ने तारीख सुबुकदीन की रचना की। बैहाकी महमूद गजनवी के दरबार में भी थे। बैहाकी को लैंडपूल ने पूर्व का पेप्स कहा है। महमूद के आक्रमण से उत्तर व पश्चिम भारत की राजनीतिक संरचना को हिला दिया। खैबर दर्रा, जो कि भारत प्रवेश द्वार कहलाता था, हमेशा के लिए विदेशियों के हाथों में चला गया।
भारतीयों की आपसी फूट व सैन्य कमजोरी प्रकट हो गई एवं भारी मात्रा में धन संपदा की लूट व नरसंहार हुआ। महमूद के आक्रमणों का स्थायी परिणाम यह हुआ कि पंजाब तुर्कों के नियंत्रण में चला गया। तुर्कों द्वारा विशेष प्रकार का धनुष काम में लिया जाता था जिसे नावक कहते थे। महमूद द्वारा ध्वस्त सोमनाथ के शिव मंदिर का पुनर्निर्माण 1026 ईस्वी में चालुक्य शासक भीमपाल प्रथम ने करवाया था। उसके बाद कई बार उनका पुनर्निर्माण करवाया गया और अंतिम बार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1950 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। महमूद की सबसे बड़ी दुर्बलता उसका कुशल शासक प्रबंधक न होना था। तुर्की शासन व्यवस्था जनजातीय संगठन पर आधारित थी। महमूद के विरुद्ध चंदेल शासक विद्याधर ने राजाओं का एक संघ बनाया। महमूद को बुत शकन या मूर्ति भंजक कहा जाता है। लाहौर में गजनवी वंश का अंतिम शासक खुसरो मलिक था, जिसे मोहम्मद गौरी ने कैद कर 1192 ईस्वी में मार दिया था। मोहम्मद गौरी मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। गौरी साम्राज्य का केंद्र उत्तर पश्चिमी अफगानिस्तान था। 1155 ईस्वी में गौर के अलाउद्दीन हुसैन ने गजनी पर आक्रमण कर उसे बुरी तरह लूटा और पूर्णतः जलाकर नष्ट कर दिया। इसीलिए उसका नाम जहां सौज विश्व को जलाने वाला पड़ गया। संशबनी वंश के मोहम्मद गौरी का भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ। यहाँ करमाती मुसलमान शासन कर रहे थे। 1178 ईस्वी में गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, पर मूलराज द्वितीय के हाथों माउंट आबू के युद्ध में पराजित हुआ। यह भारत में मोहम्मद गौरी की पहले पराजय थी। 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय के हाथों गौरी परास्त हुआ। तराइन के दूसरे युद्ध में पहले मोहम्मद गौरी ने क्वीम उल मुल्क नामक दूत को पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पास गौरी की अधीनता स्वीकार करने के लिए भेजा। तराइन के द्वितीय युद्ध, जो कि 1192 ईस्वी में हुआ, में पृथ्वीराज चौहान तृतीय गौरी से पराजित हुआ। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का सेनापति खांडेराव था, जिसने तराइन के युद्ध में सेना का नेतृत्व किया। हसन निज़ामी ने ताजुल मासिर में लिखा है कि पृथ्वीराज को कैद कर अजमेर ले जाया गया, जहां उसे गौरी की अधीनता स्वीकार करवाई गई और उन्होंने उस अधीनता के अंतर्गत कुछ वर्षों तक शासन किया। मिन्हाज के अनुसार पृथ्वीराज की मृत्यु सिरसा सुरसती में हुई। तराइन का दूसरा युद्ध भारतीय इतिहास का निर्णायक युद्ध माना जाता है। इस युद्ध के बाद उत्तरी भारत में तुर्की सत्ता की स्थापना हुई। मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में कन्नौज के शासक जयचंद्र को पराजित किया एवं घेडवाल सिक्कों पर भारतीय चिन्ह लक्ष्मी तथा नागरी लिपि को अपनाया। चंदावर इटावा जिले में यमुना नदी के तट पर अवस्थित है। गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज का गढ़वाल राज्य उत्तर भारत में सबसे विस्तृत था। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर एक तरफ कलीमा खुदा रहता है तथा दूसरी तरफ लक्ष्मी की आकृति अंकित रहती है। कुछ सिक्कों के पृष्ठभाग पर अव्यक्त में एक मोहम्मद अवतार भी लिखा रहता था। इन सिक्कों को दहलीवाल सिक्के कहा जाता था। ये दहलीवाल सिक्के भारत में तुर्क विजय के समय प्रचलित थे। मोहम्मद गौरी के कोई संतान नहीं थी। 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु के बाद उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में नए राजवंश की नींव डाली, जिसे गुलाम वंश कहा गया। 1206 ईस्वी से ही दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ 1192 ईस्वी में भारत आए व अजमेर में बस गए। फखरुद्दीन गाजी तथा निज़ामी उरूजी आदि कवि गौरी के दरबार में थे। सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी ने एकता प्रथा चलाई, किंतु इल्तुतमिश ने इसे संस्था का रूप दिया। मोहम्मद गौरी संशबनी वंश का था। पहले गौरी वंश के लोग बौद्ध मतावलंबी थे। दिल्ली 1193 ईस्वी में भारत के गौरी साम्राज्य की राजधानी बनी। इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में दिल्ली के निकट इंद्रप्रस्थ को राजधानी बनाया। ऐतिहासिक दृष्टि से दिल्ली का संस्थापक अनंगपाल तोमर 11वीं सदी को माना जाता है। पृथ्वीराज रासों में इसे ढिल्ली या ढिल्लिश कहा गया है। 1276 ईस्वी के पालम बावली अभिलेख में इसे दिल्ली का एक और नाम योगनीपुर मिलता है। 1206 ईस्वी में गौरी की हत्या सिंधु नदी के तट पर दमयक नामक स्थान पर नमाज पढ़ते समय शिया तथा हिंदू खोखर विद्रोहियों ने कर दी। थैंक यू।